कि बचाने में तुझे अक्सर लगा है, बचाने में तुझे अक्सर लगा है, हमारी पीठ पर खंजर लगा है। बचाने में तुझे अक्सर लगा है, हमारी पीठ पर खंजर लगा है। और तेरा झुकना मेरी जिल्लत है बेटे, तेरे कांधे पे मेरा सर लगा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अकबर इकबाल। अपने जीवन की बहुत पुरानी रचनाओं ने थोड़ी व्यंग के रूप में लिखी थी, वहीं से शुरू करता हूँ। कि सड़क के नुक्कड़ पर दो कुत्तों में लड़ाई हो गई, नौबत यहां तक पहुंची कि हाथापाई हो गई। सड़क के नुक्कड़ पर दो कुत्तों में लड़ाई हो गई, नौबत यहां तक पहुंची कि हाथापाई हो गई। एक कुत्ता ने जुबान से पूरी पूरी शालीनता दिखाई, हाथ पैर तो खूब चलाए पर एक भी गाली नहीं सुनाई। परंतु दूसरे कुत्ते ने कई सारी भद्दी गालियां बक दी, अपनी पूरे साथ कुत्ते जात की इज्जत ताक पर रख दी। यह देखकर एक तमाशबीन कुत्ते के मुंह से यकायक निकल गया, अरे ये तो गाली देने में आदमी से भी आगे निकल गया, ये तो गाली देने में आदमी से भी आगे निकल गया। शाम को गाली देने वाले पर कुत्ता पंचायत में मुकदमा चलाया गया। सभी कुत्ते पंचों द्वारा एक मत होकर फैसला सुनाया गया। आज इसने हमारी पूरी जात का घोर अपमान किया है, घोर दंड पाने लायक गिरा हुआ काम किया है। इसका दंड यह है कि आज से यह कुत्ता नहीं कहलाया जाएगा, आज के बाद से इस कुत्ते को आदमी कहकर पुकारा जाएगा। आज आज़ादी के 75 साल के बाद अभी भी हम धर्म वगैरह पे लड़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। इस सब के मूल की जड़ कहाँ है, उसे मैंने थोड़ा दिखाने की कोशिश की। कि सड़क पे कुत्ते को टहलाते हुए, यूं ही मन को थोड़ा बहलाते हुए हम मन ही मन में कुछ गुनगुना रहे थे और अपनी ही धुन में मस्त चले जा रहे थे कि अचानक जोर से टकरा के रुक गए। देखा तो सामने एक हष्टपुष्ट सज्जन नजर आए, आपस में नजरें मिली तो दोनों मुस्कुराए। उनके साथ एक बॉडी गार्ड जैसा पीस था, बॉडी और हेल्थ में उनसे भी थोड़ा बीस था। उसके दाईं ओर एक स्त्री और बाईं ओर एक बच्चा चल रहा था। स्त्री के पास जाने को वह बच्चा काफी मचल रहा था। आखिर जब हमसे रहा नहीं गया तो हमने निवेदन किया, महोदय आप इन्हें अलग क्यों किए हुए हैं, क्या कुछ थोड़ी बहुत पिए हुए हैं? वो बोले ये इसकी माँ नहीं है, इसने इस बच्चे को फुसला लिया है, इसके कोमल मन में लोभ और भ्रष्टाचार का जहर मिला दिया है। खैर छोड़िए, बड़ी लंबी आप बीती है, अभी आप नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा वक्त आने दीजिए, आप खुद ब खुद जान जाएंगे। कुछ अजीब से विचार हमारे माइंड में चढ़ गए और हमें सोचता छोड़ के वो आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद वही लोग फिर से टकरा गए। उनकी हालत देखकर हम काफी हड़बड़ा गए। फटे वस्त्रों में वे भिखारी नजर आ रहे थे और दूसरों से मांग मांग कर रोटी खा रहे थे। फटे वस्त्रों में वे भिखारी नजर आ रहे थे, दूसरों से मांग मांग कर रोटी खा रहे थे। हमने पूछा, महाशय ये सब कैसे हो गया? वे बोले, मत पूछो बेटा, सब कुछ हो गया। आज भिखारी बनकर तुम्हारे दर पे आया हूँ। उस दिन जो सवाल तुमने पूछा था आज उसका जवाब लाया हूँ। मैं हिंदुस्तान हूँ, ये जो स्त्री है ये राजनीति है, इसकी गोद में बैठे इस बच्चे को धर्म कहते हैं और सामने फटे वस्त्रों में खड़े इस बूढ़े को भारत का लोकतंत्र कहते हैं। जब धर्म राजनीति की गोद में पलता है तो इसका यही परिणाम निकलता है, न धर्म बचता है न राजनीति रहती है। दूध और पानी की जगह खून की नदियां बहती हैं, लोकतंत्र का कत्लेआम हो जाता है और देश दूसरों के हाथ नीलाम हो जाता है। आज हिंदुस्तान इसी भयानक मोड़ पर खड़ा है और लोकतंत्र चंद नेताओं की ठोकरों में पड़ा है, इस उम्मीद में कि शायद फिर से कोई फरिश्ता धरती पर आएगा और हमारा खोया हुआ सम्मान हमें वापस देकर जाएगा, खोया हुआ सम्मान हमें वापस देकर जाएगा। एक थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा चमचागिरी काफ़ी फेमस शब्द है, आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। इसमें कोई व्यंग नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने हल्का माहौल बनाने की कोशिश की कि कल हमारे जीवन के विस्तारीकरण में एक नया मोड़ आया।
जब हमने खुद को एक मजे मजाए चमचे के रूबरू पाया। उसके काया पलक को देखकर हम विस्मित हो गए, कुछ पल को तो हम मानसिक रूप से भ्रमित हो गए। यही आदमी कल तक इस ऑफिस में चपरासी था, आज बिल्कुल ताजा तरीन लग रहा है, कल बिल्कुल बासी था। देखकर विस्मय हुआ कि चमचागिरी इतनी उल्टी चक्की भी चला देती है। प्रकृति भी ताजे को बासी बनाती है, ये तो बासी को भी ताजा बना देती है। चमचा जीवन के हर गली मोड़ को भली भांति पहचानता है। चमचे और चमचे में बहुत बड़ी समानता है। देखिए, दो तरह के चमचे होते हैं, शब्द एक ही है, अलंकार का यूज है। दोनों को एक ही प्रकार के काम में लिया जाता है। दोनों का प्रयोग कुछ तरल उठाने के लिए किया जाता है। चमचे से आप वे द्रव्य उठा सकते हैं जो हाथ से नहीं उठा सकते, और चमचा बन के आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो काबिलियत से नहीं पा सकते। चमचों में ऑफिशियल चमचे बड़े कष्ट में रहते हैं। ये बेचारे डबल चमचागिरी का बोझ अपने ऊपर ढोते हैं। चमचों में ऑफिशियल चमचे बड़े कष्ट में रहते हैं। ये बेचारे डबल चमचागिरी का बोझ अपने ऊपर ढोते हैं, क्योंकि उनकी तरक्की के दो रास्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उनमें से एक को साहब और दूसरे को मेम साहब कहते हैं। पॉलिटिकल चमचों की इस देश में एक अलग ही पहचान है, क्योंकि देश के बारे में सबसे ज़्यादा उन्हें ही ज्ञान है। ये ऐसी ऐसी शतरंजें चालें चलते हैं कि इनके दिमाग के आगे कंप्यूटर भी पानी भरते हैं। चमचागिरी में कुछ ऐसा खास होता है कि हर बड़ी से बड़ी समस्या का हल इनके पास होता है। छोटे बड़े हर अफसर की कीमतें इन्हीं के हाथों लगती हैं, और ये सब अफसर इन्हीं चमचों के हाथों की कठपुतली हैं। ऊपर बैठे सत्ता नशी तो बस नाम कमा रहे हैं, असल में सत्ता तो यही चमचे चला रहे हैं। चमचागिरी की महिमा सबसे ज़्यादा नारी है, इसीलिए ये हमको सबसे ज़्यादा प्यारी है। चमचों से मिलकर चलने वालों के लिए, चमचों से मिलकर ना चलने वालों के लिए ये कांटों की राह है, और किसी भी स्तर के काम को हल करने के लिए सबसे सॉलिड जुगाड़ है। हालांकि कुछ स्त्रियों ने भी इस क्षेत्र में बड़ा अच्छा नाम कमाया है, परंतु हमारे पूर्वजों ने इसे मर्दाना ही काम बताया। चमचागिरी आज जिंदगी के हर अंग में मौजूद है। अब आप ही बताइए, बिना पत्नी की चमचागिरी के किस पति का वजूद है? एक बार चमचागिरी करके तो देखिए, सचमुच इतना मजा आएगा, कुछ ही दिनों में पूरा परिवार चमचागिरी करता देखा जाएगा। आप देखिए, अंदर से कुछ भी सही, बाहर से नेक हूँ, पर मैं भी यहीं बैठे चमचों में से एक हूँ, जो भारत की शानदार परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और चमचागिरी करके भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यही जनता कल प्रशासनिक सीढ़ी पर जाएगी, और तब इनसे काम निकालने को हमारी यही चमचागिरी काम में आएगी। फिर इसी एक दिन हम भी आपके ऊपर जाएंगे, और तब आप हमारी चमचागिरी करते नजर आएंगे।